मैं मुनीश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मुनीश सर एग्जाम फॉर स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर चलेंगे, जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम का पार्ट बनते हैं। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, आज हम क्वेश्चन करेंगे, इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, और जिसके बाद जो बचेंगे वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का आरंभ कब से हुआ? दिल्ली सल्तनत का आरंभ कब से हुआ? तो देखो, दिल्ली सल्तनत का आरंभ हुआ है 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और तभी से दिल्ली सल्तनत का आरंभ हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें उसने कहा है दिल्ली सल्तनत कब तक चला? तो देखो, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी 1206 से और दिल्ली सल्तनत चला था 1526 तक। 1526 में मुगल सम्राट बाबर एवं लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी और बाबर विजय हुआ था। इब्राहिम लोदी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि युद्ध स्थल में मारे जाने वाला शासक कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। युद्ध स्थल में मारा गया था ये। ठीक है, और यहीं पर दिल्ली सल्तनत क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है और मुगल साम्राज्य का उदय होता है वहीं से। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। ऐबक का अर्थ क्या होता है? ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। क्या होता है? चंद्रमा का देवता। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स भी कहा जाता था। उसकी उदारता के कारण जनता उसे लाख वक्स भी कहती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा शासक था जो अपने पूरे शासनकाल में सिंहासन पर नहीं बैठा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि ऐसा शासक कौन सा था जो अपने शासनकाल में अपने सिंहासन पर नहीं बैठा। तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसने सेनापति के रूप में ही शासन किया था। ये सिंहासन पर विराजमान नहीं हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। ठीक है, जो युद्ध स्थल में मारा गया था। ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत में पहले वंश की शुरुआत हुई थी, वो वंश कौन सा था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था, मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहला वंश था गुलाम वंश। ठीक है, जो 1206 से और 1290 तक चला था। ठीक है, उसके बाद में आया था खिलजी वंश, जो 1290 से और 1320 तक चला था। उस 1320 के बाद 1320 से और 1414 तक चला था तुगलक वंश। ठीक है, 1320 से और 1414 तक चला था। इसके बाद एक वंश आया था सैयद वंश। ठीक है, वो 1414 से और 1451 तक चला था। और उसके बाद आया था लोदी वंश, और लोदी वंश चला था 1451 से 1526 तक। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, सल्तनत में सबसे अधिक समय तक कौन सा वंश चला? यानी सबसे अधिक समय तक कौन से वंश ने दिल्ली सल्तनत में शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा
तुगलक वंश। ठीक है, क्या हो जाएगा? तुगलक वंश। इसने 1320 से 1414 तक शासन किया था। इसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। ठीक है, इस वंश ने। क्वेश्चन नंबर अगला है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन तो किया था, लेकिन उसने शासन सेनापति के रूप में किया था, वो गद्दी पर विराजमान नहीं हुआ था। इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो आगे चलेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? कब हुआ था? तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था 1215 में। 1215 में इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच हुआ था। ये यल्दौज कौन था? यल्दौज था मोहम्मद गौरी का गुलाम, यानी मोहम्मद गौरी के 4 करीबी गुलाम थे, जिसमें सबसे करीबी था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद में था यल्दौज, उसके बाद में था क़ुबाजा और उसके बाद बख्तियार खिलजी। इसके ये 4 गुलाम थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासन मिला था, यल्दौज को गजनी का शासन मिला था, क़ुबाचा को काबुल और कांधार का शासन मिला था, और बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बना था। क्वेश्चन आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने कराया? तो इसका आंसर है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। चंगेज़ खान ने भारत पर आक्रमण कब किया? चंगेज़ खान ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो चंगेज़ खान ने भारत पर आक्रमण किया था 1221 ईस्वी में। ठीक है, किसके विरुद्ध किया था? जलालुद्दीन वर्नी के विरुद्ध किया था। उस समय दिल्ली सल्तनत में किसका शासक था? कौन शासन कर रहा था? उस समय दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश का शासन था। ठीक है, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज़ खान ने भारत पर आक्रमण किया था जलालुद्दीन वर्नी पर, और जलालुद्दीन वर्नी की हत्या कर दी थी। चंगेज़ खान कौन था? ये एक मंगोल आक्रमणकारी था। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को पूर्ण कब करवाया? कुतुब मीनार को पूर्ण कब करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण कराया था, और जबकि 1194 ईस्वी में इसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, और 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण कराया था। ठीक है, आगे चलेंगे। लौह एवं रक्त की नीति किस शासक ने अपनाई? लौह एवं रक्त की नीति किस शासक ने अपनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। ठीक है, बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। लौह एवं रक्त की नीति का मतलब क्या था? इसका अर्थ था कि जो राजा के विरोध में होता था, उससे बलबन एक बार ही समझाता था, और उसके अगर समझाने में आ जाता तो सही था, अन्यथा उसे मृत्युदंड दे देता। ठीक है, यही थी लौह एवं रक्त की नीति। अगला क्वेश्चन है, आगे चलेंगे। दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का दूसरा आक्रमण कब हुआ? दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का दूसरा आक्रमण कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1287। 1287 में बलबन का शासन था। बलबन के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का दूसरा आक्रमण हुआ था, जिसमें बलबन का पुत्र शहजादा मोहम्मद उस युद्ध में मारा गया था। ठीक है, तो पुत्र के वियोग में बलबन ने अपने प्राण छोड़ दिए थे। ठीक है, बलबन ने पुत्र के वियोग में प्राण छोड़ दिए थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुत्र वियोग में मारे जाने वाला शासक कौन था? पुत्र वियोग में मारे जाने वाला शासक कौन था? तो उसका आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? बलबन। और दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का दूसरा आक्रमण कब हुआ था? 1287। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है।
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान पर कब गया। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान पर कब गया। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान पर 1303 ईस्वी में गया था। ठीक है, अब देखो ये इम्पोर्टेंट क्यों, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 1298 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया था तो वहाँ के राजा कर्णदेव से एक गुलाम को खरीद कर लाया था 1000 दीनार में। जब मुद्रा दीनार थी 1000 दीनार में एक गुलाम को खरीद कर लाया था जिसका नाम था मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर काफ़ी ही कुशल था तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसे अपना सेनापति बनाया। उसके बाद वो प्रत्येक अभियान पर मलिक काफूर को ही भेजता था, लेकिन चित्तौड़ अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी स्वयं गया था। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है। इस चीज़ की जानकारी, चित्तौड़ अभियान की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, तो चित्तौड़ अभियान की जानकारी हमें मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत पुस्तक से प्राप्त होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है मलिक काफूर को दक्षिण भारत अभियान के लिए कब भेजा। मलिक काफूर को दक्षिण भारत अभियान के लिए कब भेजा, तो ये भेजा था 1306 ईस्वी में। ठीक है, कब भेजा था, 1306 ईस्वी में। आगे चलेंगे, देखो 1306 ईस्वी में दक्षिण भारत को विजय के लिए भेजा था मलिक काफूर को, और ये प्रदेशों को विजित करते करते 1308 में कहाँ पर पहुँचा, तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी उस समय क्या थी, वारंगल थी। तेलंगाना की राजधानी थी वारंगल। वारंगल का राजा था प्रताप रुद्रदेव। वारंगल का राजा प्रताप रुद्रदेव था। उसने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा और एक अपनी सोने की प्रतिमा बेड़ियों में जकड़ी हुई मलिक काफूर को समर्पित की और अपनी मलिक काफूर की स्वाधीनता स्वीकार की। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कोहिनूर हीरा को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लेकर आया। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया है, इसे लेकर आया था मलिक काफूर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिल्ली अभी दूर है, यह कथन किसका है। ये कथन है निजामुद्दीन औलिया का। निजामुद्दीन औलिया का कथन है। ये निजामुद्दीन औलिया ने किसके विरोध में कहा था। निजामुद्दीन औलिया ने ये